हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम फिर एक नए टॉपिक के साथ आ गए हैं। हमारा आज का टॉपिक है प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। ये जो प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर है, ये टॉपिक हमारा है जो आपका क्लास 9th का केमिस्ट्री का एक चैप्टर है, एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड देयर सेपरेशन। तो एक्सप्लोरिंग मिक्सचर, आज हम क्या करेंगे, मिक्सचर को एक्सप्लोर करेंगे। तो एक्सप्लोर करने से पहले, हम मिक्सचर को एक्सप्लोर करने से पहले थोड़ा देखेंगे कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है, फिर मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर कितने टाइप के होते हैं। तो चलिए आज हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ओके, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि अगर हम ये प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर ये सब पढ़ रहे हैं तो ये सब आया कहाँ से। ये हमारा मैटर है, ये सारा हमारा क्या है बेटा, मैटर है। तो अगर मैटर क्या होता है ये तो सब जानते हैं, एनीथिंग दैट कैन ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज सम मास इज कॉल्ड मैटर। जिसके पास क्या होता है, जो ऑक्यूपाई करता है क्या, स्पेस को, और क्या होता है साथ में, एंड हैज सम मास। ओके, तो ये तो हम जानते हैं कि मैटर वो सारे चीज होते हैं जो, तो हमारे चारों ओर जितने भी चीज हम देख रहे हैं बेटा, वो सारे क्या है, मैटर है। क्योंकि सब कुछ ना कुछ तो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं और सबके पास क्या होता है, मास होता है। तो ये तो रहा बात मैटर का। ये बात मैटर की हमने कर ली। अब है कि मैटर को अगर हम क्लासिफाई करने जाए तो उसको क्लासिफाई करने के दो प्रोसेस है, दो प्रोसेस से हम उसको क्लासिफाई करते हैं। एक तो हमारा क्या है, कौन सा बेसिस है, दो बेसिस हमारा है। एक है फिजिकल स्टेट, हमारा टू बेसिस है मैटर को क्लासिफाई करने का। एक है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट मतलब क्या होता है, अब आप ऐसे मानिए जैसे आपको देख के कोई कह रहा है ये लंबा है, किसी को देख के कह रहा है छोटा है, ये गोरा है, ये पतला है, ये मोटा है। मतलब आप उसको ओवरऑल आगे से ही देख के कह रहे हो कि ये कैसा है, मतलब आपको देख करके समझ में आ रहा है वो कैसा है। ठीक है, आप सामने से देख करके ही आप बता सकते हो कि ये कौन सा, ये बंदा, ये बंदी, ये लड़का लड़की, ये कैसा है। तो वो क्या होता है, फिजिकल स्टेट। तो ऐसे मैटर को जब आप देख करके बता दोगे ये क्या, कौन सा है, क्या है, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, गैस है, तो वो उसका क्या होता है, फिजिकल स्टेट। तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट मैटर को हम क्लासिफाई करते हैं, जो जनरली हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। वो हमारा क्या है, 3 स्टेप, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये 3 स्टेट में हम मैटर को क्लासिफाई करते हैं। तो ये तो बचपन की बात रही, जो हम जानते हैं कि सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस क्या होता है, ये हम बचपन से पढ़ रहे हैं। जिसकी जो सॉलिड है, जैसे ये सॉलिड है तो क्या देखेंगे, इसमें डेफिनेट शेप, वॉल्यूम होता है, पार्टिकल्स इसके क्या होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं, और इसका अरेंजमेंट फिक्स्ड होता है। ओके, दूसरी तरफ हम लिक्विड के बारे में जानते हैं। चलिए एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। इसका जो होता है वॉल्यूम तो डेफिनेट होता है, पर ये शेप जो है फिक्स्ड नहीं होता है। जैसे मान लीजिए इस ग्लास के, इस बीकर ग्लास के पानी को हम अगर कटोरे में डाल दिए तो इसका क्या होगा, शेप अलग हो जाएगा। बाल्टी में डाल दिए तो शेप अलग हो जाएगा। ठीक है, इसमें डाल दिए, इससे हम निकाल करके इस वाले शेप में डाल दिए तो, ओवल शेप में डाल दिए तो अलग हो जाएगा। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसके शेप को चेंज कर सकते हैं, लेकिन वॉल्यूम सेम रहेगा। अगर 200 ml वाटर है तो वो 200 ml ही वाटर रहेगा, चाहे वो किसी भी कंटेनर में आप उसको रखते हैं। ठीक है, अगर पार्टिकल की बात करें, इसके पार्टिकल तो ये सॉलिड से तो दूर होते हैं, लेकिन गैसेस से इसके पार्टिकल पास होते हैं एक दूसरे के साथ। इसमें गैस में क्या होता है, ना ही वॉल्यूम डेफिनेट होता है, ना ही शेप डेफिनेट होता है। ये फ्रीली किसी भी डायरेक्शन में मूव करते हैं, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करते हैं फ्रीली डायरेक्शन में। ठीक है, ये तो 3 रहा, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इसके अलावा अब आप एक और स्टेट देखिए, जो चौथा स्टेट है वो है प्लाज्मा स्टेट। ठीक है, अब इसको बताने के लिए एक चीज मैं आपसे पूछ रही हूँ, सिंपल सी चीज। मैंने बोला बेटा आपके हाथ में जो बुक है या पेन है ये कौन से स्टेट में है, आप बोलोगे सॉलिड स्टेट में। मैंने पूछा बेटा आप पानी पी रहे हो, ये कौन से स्टेट में है, आप बोलोगे मैम ये भी पूछने की बात है, ये तो लिक्विड स्टेट है। बिल्कुल सही बात है। और मैंने बोला आप ब्रीद इन कर रहे हो, ब्रीद आउट कर रहे हो, वो जो आप ऑक्सीजन ले रहे हो या एयर ले रहे हो वो कौन से स्टेट में, एयर हमेशा गैस में रहता है, गैसियस स्टेट में। तो ये तीनों तो है। अब मैंने बोला कि बताओ बेटा, अगर मैं पूछूं कि जो ये लाइट जल रहा है, अगर ये ट्यूब लाइट जल रहा है, तो ये ट्यूब लाइट जो जल रहा है ये किस स्टेट की वजह से जल रहा है, क्या इसमें सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। तो वहां आप कंफ्यूज हो जाएगा, ये छोड़ो वो छोड़ो, आप बताओ कि मैं आग के बारे में आपको पूछ रही हूँ कि जो ये फायर है, फायर तो सब देखते हैं, हम लोग फायर को देखते हैं,
खाना बनता है हमारा फायर पे, दिया जलता है, फायर देखते हैं, फायर तो हमेशा देखते ही है। तो ये फायर हमारा कौन से स्टेट में है? ओके, मैंने पूछा आपको बेटा कि ये बताओ कि ये जो फायर है ये कौन से स्टेट में है। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि ना ये सॉलिड की तरह दिख रहा है, ना ये लिक्विड की तरह दिख रहा है, और ना ये गैस की तरह दिख रहा है। तो ये कौन से स्टेट में? तो इसी के लिए एक चौथा स्टेट है प्लाज्मा स्टेट। वैसे स्टेट होते हैं जिसमें क्या होते हैं बेटा? फ्री आयंस होते हैं, ठीक है। जैसे जिसमें ये हमारा जो फ्लोरेसेंट ट्यूब लाइट है वो काम करता है, नियॉन बल्ब, ये सब हमारा प्लाज्मा स्टेट की वजह से होता है, ठीक है। अब इसके अलावा हमारे साइंटिस्ट जो होते हैं उनको ना कभी भी संतुष्टि नहीं होती, हाँ, उनको लगता है कि कुछ ना कुछ कमी है, कुछ ना कुछ कमी ही है, तो वो नया नया एक्सपेरिमेंट करते हैं। और अच्छी भी बात है, अगर एक्सपेरिमेंट नहीं हो तो जो हम दुनिया में इतने आगे बढ़े वो कैसे बढ़ पाते? सही बात है, तो एक्सपेरिमेंट तो करना ही चाहिए। तो एक नया स्टेट आपको मैं बता रही हूँ, उसके बारे में अभी एक्चुअली बताइए तो ये पूरे कंप्लीटली आप इसको नहीं डिफाइन कर सकते क्योंकि इस पे वर्क चल ही रहा है। लेकिन मैं आपको बताती हूँ, बोस आइंस्टीन कॉन्डेंसेट, BEC, ठीक है, बोस आइंस्टीन कॉन्डेंसेट। ये जो सत्येंद्र नाथ बोस थे, हमारे इंडियन साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1920 में बताया कि सारे जितने भी चीज है वो हमारे मैटर जो हमारे सराउंडिंग में है वो ये 4 स्टेट में नहीं आते हैं। तो उन्होंने एक और स्टेट बताया और उस स्टेट पे काम किया आइंस्टीन भाई साहब ने, आइंस्टीन जो साइंटिस्ट है उन्होंने किया। तो अब इन दोनों के नाम पर ही इसका क्या नाम पड़ा? बोस आइंस्टीन कॉन्डेंसेट। इस मैटर के, इस स्टेट के, ये जो मैटर है उसके इस स्टेट का नाम पड़ा, ठीक है। जो ब्लैक होल होता है ना, इस स्टेट के कारण ही होता है। ब्लैक होल के बारे में आप लोग पढ़ते हैं, तो अभी इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस पे अभी भी वर्क चल ही रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस है, ठीक है, इस पे अभी भी प्रोग्रेस ही हो रहा है। जब पूरी तरीके से प्रोग्रेस हो जाएगा तो हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन हम लोग फिजिकल स्टेट में जानते हैं जनरली सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, और प्लाज्मा स्टेट जान लीजिए क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको ना सॉलिड, लिक्विड, गैस में तो आएगी नहीं। जहाँ पे क्या होता है फ्री आयंस के स्टेट में होते हैं, तो हमेशा वहाँ पे आपको प्लाज्मा स्टेट याद रखना होगा, ठीक है। अब सॉलिड क्या होते हैं, लिक्विड क्या होते हैं, गैस क्या होते हैं, इसको तो हम बचपन से पढ़ते हैं, तो इसको इतने ज़्यादा अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री की बात करें तो उसमें फिजिकल से ज़्यादा क्या जरूरत होता है? केमिकल। मतलब कि आपने देख के तो बता दिया कि कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, लेकिन अब किसी का दिल कैसा है, कोई दिल से कितना प्यारा है, कितना अच्छा है, कोई दिमाग से कितना इंटेलिजेंट है, वो आप उसको देख के नहीं बता सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह जो केमिकल कंपोजिशन है, जब हम बात करते हैं केमिकल कंपोजिशन की, तो आपको क्या होता है कि इसमें हम मैटर को जो देखते हैं वो दो तरीके से देखते हैं। मैटर को हम क्लासिफाई करते हैं, तो दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं। क्या क्या? एक तो हमारा प्योर सब्सटेंस हो गया, दूसरा हमारा मिक्सचर हो गया। एक क्या है? प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर, ठीक है। केमिकल कंपोजिशन तो आप समझ गए कि केमिकल कंपोजिशन जो उसका केमिकल नेचर होता है, उस नेचर के अकॉर्डिंगली, उस नेचर जो आपका नेचर है, जैसे आप प्यारे हो, आप अच्छे हो, आप गुस्से वाले हो, ये क्या है? आपका इंटरनल नेचर है, वो नेचर है। तो जो केमिकल नेचर है उसके अकॉर्डिंग आपने मैटर को क्लासिफाई किया है दो तरीके से। क्या क्या किया? तो एक है हमारा प्योर सब्सटेंस, एक है हमारा मिक्सचर। हमने क्या देखा कि एक है प्योर सब्सटेंस, एक है हमारा मिक्सचर, ठीक है। अब एक छोटी सी चीज यहां पे देख लेते हैं। हमने बोला प्योर सब्सटेंस, तो प्योर सब्सटेंस कैसे सब्सटेंस होंगे, मिक्सचर क्या होंगे, ठीक है। इसको देखने के लिए एक मिनट, प्योर सब्सटेंस क्या होंगे बेटा? तो ऐसे सब्सटेंस, वैसे सब्सटेंस जिसके जो केमिकल नेचर होंगे, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, केमिकल नेचर, किसका केमिकल नेचर? जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, पार्टिकल, वो क्या होगा? केमिकल नेचर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के सेम होते हैं, वो हमारा कहलाता है प्योर सब्सटेंस। ऐसे सब्सटेंस जिसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, उस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का नेचर जो होता है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे बेटा, उसका जो नेचर होगा, केमिकल नेचर, वो क्या होगा? सेम होगा। तो वो हमारा क्या कहलाएगा? प्योर सब्सटेंस, ठीक है। समझ में आ रहा है
कि किसी भी चीज को पहले बेटा क्या है कि उसको उसका डेफिनेशन बनाना है तो उसको तोड़ तोड़ के समझिए। जब उसको स्प्लिट कर दीजिएगा कि क्या क्या उसके बारे में हो सकता है तो आप उसके डेफिनेशन को एक अच्छे से लिख सकते हैं। रटने की कोई जरूरत नहीं, आपको रटना नहीं है, आपको समझना है आप क्या समझ रहे हैं। ठीक है, तो मैंने पहले बताया केमिकल कंपोजिशन मतलब जो केमिकल नेचर उसका कैसा है, और केमिस्ट्री पढ़ रहे तो हमें केमिकल से ही मतलब है, केमिकल कंपोजिशन, केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन, यही सब हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री में। तो मैटर को भी केमिकल कंपोजिशन के अकॉर्डिंग में दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक है हमारा प्योर सब्सटेंस और एक है हमारा मिक्सचर। तो प्योर सब्सटेंस अगर की बात करें तो वैसे सब्सटेंस जिनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं उनके केमिकल नेचर हमेशा क्या होते हैं बेटा, सेम होते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, प्योर सब्सटेंस कहलाते हैं, जिनके केमिकल नेचर क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, तो अपोजिट में क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूएंट। अच्छा एक बात बताती हूँ मैं, जो जितने भी मैटर होते हैं बेटा वो किससे बने होते हैं, मेड अप ऑफ पार्टिकल, मेड अप ऑफ पार्टिकल, ये तो हमेशा याद रखिएगा, मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। जितने भी मैटर होते हैं वो पार्टिकल से मेड होते हैं। तो आपको पता है कि हम यहाँ पे मैटर की बात कर रहे हैं, चाहे वो प्योर सब्सटेंस हो, मिक्सचर हो, सब किससे बने होंगे, पार्टिकल से बने होंगे। तो प्योर सब्सटेंस में जो पार्टिकल होंगे, जो उसके अच्छा उस पे पार्टिकल के साथ मैंने लगाया कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कहने का मतलब बेटा जो जिसकी बात करो। अच्छा मैं एक बात करती हूँ, मैं बोल रही हूँ गोल्ड, तो गोल्ड में जो पार्टिकल होंगे तो उसमें गोल्ड के ही पार्टिकल्स होंगे, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब उसमें बना हुआ। मैं बोल रही हूँ वाटर, तो वाटर में क्या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे, H2O, हम H2O से डिनोट करते हैं, तो H हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो जो जिस चीज से मेडअप होते हैं वो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं। मेडअप तो होंगे पार्टिकल से ही, ये पता है, लेकिन जो पार्टिकल होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस, द सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ द सब्सटेंस इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैव सेम केमिकल नेचर, जिनके केमिकल नेचर क्या होते हैं, सेम होते हैं, वो हमारे प्योर सब्सटेंस कहलाते हैं। ठीक है, अब दूसरी तरफ मिक्सचर क्या होंगे, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे उनके जो नेचर होंगे, केमिकल नेचर होंगे, जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे वो डिफरेंट केमिकल नेचर के होंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मिक्सचर हो जाएगा। जैसे यहाँ देख रहे हैं बेटा प्योर सब्सटेंस, आपको इसमें देख करके ही पता चल रहा है कि आपको एक ही तरह का सब्सटेंस दिख रहा है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इसमें बिल्कुल एक ही तरह का। लेकिन यहाँ अगर हम मिक्सचर की बात करें बेटा, मिक्सचर की बात करें तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, कुछ ऐसा दिख रहा है, कुछ ऐसा दिख रहा है। अच्छा हम लोग एक बात बताइए, हम लोग मिक्सचर खाते हैं ना, अब तो आप लोग के टाइम में तो नहीं, जब हम लोग छोटे थे उस टाइम में क्या होता है, कोई गेस्ट आते थे ना तो उन्हें मिक्सचर परोसा जाता था, पानी, मिक्सचर, चाय, ये सब दिया जाता था। तो जो मिक्सचर खाते हैं आज भी आप लोग अपने घर में देखते होंगे, जरूर मिक्सचर रहता है। तो आप मिक्सचर में क्या देखते हैं बेटा, बहुत सारी चीजें मिल रही थी, जिसमें उसमें मान लीजिए दाल भी रहता है, उसमें आपको वो बेसन का गठरी भी मिलता है, उसमें आपको क्या मिलता है, मूंगफली भी मिलता है, इतनी सारी चीजों को मिला करके आपको छोटे छोटे दाल के होते हैं, गठरी होते हैं, मूंगफली होते हैं, इसके अलावा भी थोड़ा आलू का चिप्स होता है, आलू का छोटे छोटे करके चिप्स दिया जाता है। ये सब चीज मिल करके बनाता है, हमारा मिक्सचर बनता है। और क्या कंपोजिशन जो देखते हैं वो आप अलग, थोड़ा दाल खा के देखो आपको थोड़ा अलग टेस्ट आएगा, मूंगफली खा के देखो आपको अलग टेस्ट आएगा, उसमें गठरी खा के देखो आपको अलग टेस्ट आएगा। मतलब जो जितने भी उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है बच्चे, वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के जो नेचर है वो डिफरेंट आपको मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा प्योर सब्सटेंस हो जाता है, दूसरी तरफ हमारा मिक्सचर आ जाता है। तो यहाँ पे भी देख रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आपको दिख रहा है ना, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इसमें दिख रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, मिक्सचर हो गया। नाउ वी फर्दर प्योर सब्सटेंस को हम फर्दर जो क्लासिफाई करते हैं वो दो पार्ट में। ठीक है, एक हमारा क्या है, एक हमारा है प्योर सब्सटेंस एलिमेंट्स, दूसरा क्या है हमारा कंपाउंड। ठीक है, एक हमारा क्या है बेटा एलिमेंट, दूसरा हमारा क्या है कंपाउंड। अब बात करेंगे कि एलिमेंट क्या है और कंपाउंड क्या है। ठीक है, एलिमेंट क्या है और कंपाउंड क्या है। तो एलिमेंट क्या होता है बेटा, अ प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। अगर एक ही टाइप के एटम से बना होते हैं और उसको आप ब्रोकन डाउन नहीं कर सकते सिंपलर सब्सटेंस में, तो वो हमारा क्या कहलाता है, एलिमेंट कहलाता है। तो हम एलिमेंट के बारे में क्या क्या लिख सकते हैं बेटा,
व्हाट इज एलिमेंट अगर पूछेगा तो इसको बोलेंगे कि मेड अप ऑफ, एक एक चीज को तोड़ के समझिए, एक एक चीज को स्प्लिट करके समझिए, फिर आपको समझ में आएगा तो एग्जाम में आप लिख पाएंगे। नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, यहां से रट के जाएंगे, एग्जाम में भूल जाएंगे। तो रटना तो बिल्कुल नहीं है, समझना है हमें। एलिमेंट मेड अप ऑफ क्या होगा, वन टाइप ऑफ एटम, मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ एटम। ठीक है, अब ये क्या होता है, दूसरी बात, ये तो पहली बात हो गई कि एक टाइप के एटम से बना। तो दूसरी चीज हमारी क्या हो जाएगी कि इसको सिंपलर फॉर्म, ये एक सिंपलर फॉर्म खुद ही होता है, इसको सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं। नॉट ब्रोकन डाउन, कैन नॉट ब्रोकन डाउन। आप इसको छोटे सिंपलर पार्ट में कैन नॉट ब्रोकन डाउन, आप इसको नहीं तोड़ सकते हैं। ठीक है, किसी भी केमिकली मीन्स से आप इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को सिंपलर फॉर्म में ब्रोक नहीं कर सकते, नहीं तोड़ सकते। क्यों? क्योंकि ये जो होता है एलिमेंट मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ एटम, एक ही टाइप के एटम से बने होते हैं, और ये क्या होते हैं, सिंपलर फॉर्म ऑलरेडी। अच्छा एक बात बताइए, कोई चीज सिंपल है उसको और सिंपल क्या कर ही सकते हैं? ठीक है, अगर हमने बोला आपको कि मैथ में a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आपने a प्लस बी के होल स्क्वायर को सिंपल कर दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इससे भी सिंपल क्या कर सकते हैं, इसको और कहाँ तक तोड़ सकते हैं? तो एलिमेंट जो होता है खुद ब खुद जो होता है वो सिंपलर फॉर्म में होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। अब ये अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में तो आप इसको ब्रोकन डाउन नहीं कर सकते, तो आप इसीलिए क्या कहेंगे कि एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम एंड इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय एनी केमिकल मीन्स। किसी भी केमिकल मीन्स से आप इसको नहीं कर सकते। अब आ जाते बात एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल में आप जितने भी मेटल है आप उसको ले सकते हैं, जितने भी नॉन मेटल है आप उसको ले सकते हैं, जितने भी मेटल वाइड है सबको ले सकते हैं। वो सारे हमारे क्या होते हैं, एलिमेंट होते हैं। ठीक है, जितने भी पीरियोडिक टेबल में अभी तक आपने जितने भी पीरियोडिक टेबल में आपने देखा है कि एलिमेंट का नाम, वो सारे एलिमेंट को आप क्या दे सकते हैं, एलिमेंट के अंदर देख सकते हैं। जैसे कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, सल्फर हो गया, आयरन हो गया, इसके अलावा आप कार्बन दे सकते हैं, इसके अलावा आप ऑक्सीजन दे सकते हैं। अब बताइए, बात करें कि हमने बोला ऑक्सीजन, ठीक है, हमने बोला आपको ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को हम और ही क्या तोड़ सकते हैं? हमने बोला ऑक्सीजन, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन हो गया। अब हमने बोला कि कॉपर, यू से डिनोट करते हैं, तो कॉपर को आप क्या ही तोड़ के, क्या ही उसको सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं। हमने बोला गोल्ड, ठीक है, तो इसको पीबी से डिनोट करते हैं, प्लम बम। तो गोल्ड को आप क्या ही तोड़ के क्या कर सकते हैं? तो ये सारे सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको जैसा दिख रहा है। तो यानी कि एलिमेंट हमारा क्या हो गया बेटा, ऐसा सब्सटेंस जो क्या होता है, सिंगल टाइप के एटम से बने होते हैं और जिनको आप तोड़ नहीं सकते हैं, और आप जो है उसको किसी भी केमिकल मीन से सिंपल फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते। ओके, अब दूसरी तरफ बात आती है कंपाउंड की। ठीक है, हमने क्या बोला था कि जो प्योर सब्सटेंस है उसको हम किस में, दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। एक हमारा हो जाता है एलिमेंट्स, दूसरा हमारा हो जाता है कंपाउंड्स। तो अब बात करें कंपाउंड्स की, तो कंपाउंड्स क्या होते हैं? कंपाउंड्स जो होते हैं ऐसे सब्सटेंस, कंपाउंड्स की बात करें तो क्या होते हैं कि कंपाउंड्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो बने होते हैं, किससे बने होते हैं? मेड बाय टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स, मेड बाय टू और मोर एलिमेंट से बने होते हैं। ये जो एलिमेंट होते हैं बेटा, ये जो कंबाइंड होते हैं, उनका जो प्रोपोर्शन होता है वो हमेशा फिक्स होता है, फिक्स प्रोपोर्शन, फिक्स्ड होता है। क्या क्या मैंने बोला बेटा कि जो कंपाउंड्स होते हैं वो मेड होते हैं टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट से। ये जो दो और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स है ये कंबाइंड होते हैं, केमिकली कंबाइंड विथ ईच अदर इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस में हमने देखा था, एलिमेंट में हमने देखा था एक ही टाइप के एटम से बने होते थे, लेकिन यहाँ हम कंपाउंड में क्या देख रहे हैं, जो टू और मोर देन टू टाइप्स ऑफ एलिमेंट से बने होंगे, कंबाइंड होंगे, लेकिन उनका जो प्रोपोर्शन होगा वो फिक्स्ड होगा, वो डिफरेंट नहीं होगा। अब प्रोपोर्शन की बात आगे करते हैं, आप टेंशन मत लीजिए, चाहे वो मास की प्रोपोर्शन की बात करें,
एटम के नंबर की प्रोपोर्शन की बात करें वो हमेशा क्या होगा, फिक्स होगा। ठीक है, अब एक बात और, एलिमेंट्स को तो आप ब्रोकन डाउन नहीं कर सकते थे, लेकिन कंपाउंड को आप केमिकली ब्रोकन डाउन कर सकते हैं। किससे, किसमें, तो सिंपलर सब्सटेंस, यानी कि आप कंपाउंड को एलिमेंट में तोड़ सकते हैं। ओके, ठीक है, तो कंपाउंड के बारे में समझ गए बेटा कि एक प्योर सब्सटेंस होता है, कंपाउंड जो होता है वो प्योर सब्सटेंस होता है जो कि बना होता है दो और मोर एलिमेंट से, जिनमें एलिमेंट की जो प्रोपोर्शन होते हैं वो क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। तो आप अगर डेफिनेशन एक लाइन में बोलना होगा तो क्या बोलेंगे, अ प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स chemically combined in fixed proportion, it can be broken down into simpler substance by chemical means. ओके, समझ में आ गया। अब हम जब इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, इसके एग्जाम्पल की बात करें तो हम आते हैं कि छोटा सा एग्जाम्पल सबसे पहले लेते हैं, H2O, वाटर। हम सब लोग वाटर तो पीते ही हैं, वाटर के बिना तो हमारी जिंदगी नहीं है, हमारा 70% जो शरीर भी है वो वाटर से बना है। तो वाटर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम वाटर से शुरू करते हैं। तो H2O, यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं बेटा, ये वाटर जो बना हुआ है हमारा किस किस से, कौन कौन दो एटम है, हाइड्रोजन, दो एलिमेंट है, एटम नहीं कहेंगे यहाँ पे, हाइड्रोजन एलिमेंट है और एक हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। समझ रहे बात को, मैंने बोला वाटर, वाटर आप देख के पता चल रहा है इसमें H2 और O। अब यहाँ पे प्रोपोर्शन की मैंने बात की थी ना बेटा, तो जब भी हम वाटर बनाएंगे, जब भी हम वाटर बनाएंगे तो हम क्या देखेंगे कि अगर इसके मास का या एटम, सबसे पहले एटॉमिक प्रोपोर्शन देख लेते हैं बेटा। एटॉमिक प्रोपोर्शन क्या है इसका, आप देख रहे हैं दो एटम क्या है, हाइड्रोजन का, और एक एटम आपका क्या है, ऑक्सीजन का। ठीक है, दिख रहा है, हमेशा दो एटम जब ऑक्सीजन का और एक एटम ऑक्सीजन का, दो एटम हाइड्रोजन का और एक एटम ऑक्सीजन का मिलेगा तभी ये क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा, तभी ये क्या बनाएगा बेटा, वाटर बनाएगा। अदरवाइज ये वाटर बना ही नहीं सकता, क्योंकि जो केमिकली कम्बिनेशन होता है उसके जो प्रोपोर्शन होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं। ठीक है, अगर हम मास की बात करते हैं, यहाँ पे अगर हम मान लीजिए मास की बात करें, जैसे अभी एक मिनट रखिएगा, अभी मान लीजिए H2O, हमने क्या लिया था बेटा, H2O। अब वाटर में हमने क्या कहा था, एटम तो हमने देख लिया। अगर हम बात करें मास की, तो हाइड्रोजन के जो है वो, इसमें देखिए हाइड्रोजन का जो मास है वो क्या दिख रहा है आपको, 2 × 2 4, और ऑक्सीजन का क्या होता है, मास नंबर होता है 16। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 2:16 के प्रोपोर्शन में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1, जैसे आप देखिए हाइड्रोजन का हम मास देखेंगे तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का मास आपका 2 होता है और ऑक्सीजन का क्या होता है, O2 का क्या होता है, 16 होता है। तो 2 नहीं बेटा, यहाँ पे 4 हो जाएगा ना, क्योंकि 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो 4:16, आप इसको काटेंगे तो 1:4, यानी कि इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 1:4। ठीक है, ये सब चलिए, इसके अकॉर्डिंग आपका देखिए, मान लीजिए हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड किससे किससे बना है, अगर CO2 हम देख रहे हैं तो C+O2, CO2 बना रहा है। ओके, अब यहाँ पे देखिएगा ये CO2 किससे बन रहा है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन से। कार्बन प्लस ऑक्सीजन से आप कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को फिर से अगर तोड़ेंगे हम तो ये हमारा कार्बन प्लस ऑक्सीजन में टूटेगा। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन प्लस ऑक्सीजन में टूट सकता है क्योंकि ये इसका सिंपलर फॉर्म है। और यहाँ पे, और देखिए यहाँ पे भी क्या होता है, एटम नंबर फिक्स है, कार्बन के 6 होते हैं और ऑक्सीजन के हमारे क्या होते हैं, 8 होते हैं, लेकिन 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे 16 हो जाएगा। तो 6 कार्बन के आइटम और 16 ऑक्सीजन के आइटम मिलकर के हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। और कार्बन डाइऑक्साइड में मास का भी आपने देख लिया कि यहाँ पे जो एटम है इसके प्रोपोर्शन फिक्स्ड होते हैं, किसी भी तरह से प्रोपोर्शन में कोई चेंज नहीं होगा, और इसको आप फिर से तोड़ करके कार्बन प्लस ऑक्सीजन में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता है बेटा, कंपाउंड हो जाता है। तो कंपाउंड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो क्या होते हैं, प्योर तो होते हैं लेकिन वो 2 या मोर देन 2 एलिमेंट से मिलके जुड़े होते हैं। अब जैसे बात करते हैं, हम घर में डेली नमक खाते हैं,
ठीक है, हम घर में क्या खाते हैं, डेली नमक खाते हैं, तो NaCl जो कॉमन साल्ट होता है उसका फॉर्मूला होता है NaCl बेटा। अब यहाँ पे देखिए ये किससे किससे बना है, सोडियम एलिमेंट से और क्लोरीन से बना हुआ है। सोडियम प्लस क्लोरीन को जब हम मिलाएंगे तो ये NaCl मिलेगा, जब इसको हम स्प्लिट करेंगे तो Na+Cl मिलेगा। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं एक एटम Na का और एक एटम क्लोरीन का, ये दोनों मिलकर के हमारा NaCl बना रहा है। तो यहाँ भी आपको प्रोपोर्शन जो है वो फिक्स्ड होगा। कहीं भी कोई भी कंपाउंड लेंगे तो उसका प्रोपोर्शन हमेशा क्या होगा बेटा, फिक्स्ड होगा। ठीक है, ऐसे ही ये तो हो गया वाटर हो गया। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, जैसे कि हमने वाटर का एग्जाम्पल लिया, हमने टेबल साल्ट का एग्जाम्पल लिया, हमने आपको शुगर का एग्जाम्पल लिया, यहाँ C12H22O11। आप देख रहे हैं कार्बन का 12 एटम, हाइड्रोजन का 22 एटम और ऑक्सीजन का 11 एटम। 12, 22 और 11 एटम मिलकर के हमारा क्या बना रहा है, शुगर बना रहा है। बेकिंग सोडा लेते हैं NaHCO3, इसमें आपको देखिए जैसे हमने बोला था बेटा 2 और मोर देन 2 कंपाउंड्स, 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स। यहाँ पे आपको दिख रहा है वाटर में 2 एलिमेंट है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। क्या क्या दिख रहा है आपको, हाइड्रोजन दिख रहा है और ऑक्सीजन दिख रहा है बेटा। यहाँ पे टेबल साल्ट में आपको क्या दिख रहा है, सोडियम दिख रहा है और क्लोरीन दिख रहा है। अब यहाँ पे शुगर में देखते हैं तो कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। ऐसे बेकिंग सोडा को देखेंगे तो सोडियम बाइकार्बोनेट इसको कहते हैं बेटा, इसका केमिकल नेम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसमें सोडियम भी है, इसमें हाइड्रोजन भी है, इसमें कार्बन भी है और इसमें ऑक्सीजन भी है। आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 4, ये हमारा किससे मिला है, 4 एलिमेंट से मिलकर के आपको बना है। इसमें 3 एलिमेंट मिला है। तो आपको आप देख सकते हैं जैसा कि हमने कंपाउंड को क्या कर सकते हैं, 2 और 2 से ज्यादा एलिमेंट को मिला करके केमिकली कंबाइन करके बना सकते हैं, जिसमें कि हमेशा प्रोपोर्शन फिक्स्ड होता है। आई होप कि यहाँ तक समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक एक चीज को मैंने आपको अलग अलग करके समझाया, तोड़ तोड़ के समझाया, तो डेफिनेशन आपके लिए लिखना, उसको डिफाइन करना बहुत आसान हो जाएगा। समझेंगे तो आप खुद ब खुद डिफाइन कर लेंगे। अब बात करते हैं बेटा एलिमेंट्स की। तो एलिमेंट्स में हमारा क्या हो जाता है, एलिमेंट्स को भी फर्दर हम डिवाइड करते हैं किसमें, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटल वाइड में। ठीक है, मेटल, नॉन मेटल और मेटल वाइड होते हैं। अब मेटल क्या होते हैं बेटा, मेटल जो पीरियोडिक टेबल होते हैं उसमें जो मेटल होते हैं वो कौन से होते हैं, जो डक्टाइल होते हैं, जो मेलेबल होते हैं, जो सोनोरस होते हैं। ठीक है, और क्या है बेटा, गुड कंडक्टर होते हैं ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ क्या होते हैं बेटा, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स क्या होते हैं, शाइनी होते हैं जिसको लस्ट्रस कहते हैं, मेलेबल होते हैं, कैन बी हैमर इनटू सीट। अभी आपको बताएंगे सब कुछ एक एक करके क्या होते हैं। डक्टाइल होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। अब यहाँ पे अब सबसे पहले देखते हैं क्या मैंने बोला कि लस्ट्रस होते हैं, मतलब कि आप देखिए जितने भी एलिमेंट को देखेंगे आपको ना साइनी दिखेगा, उसमें कुछ साइन होता है। ये मेलेबल होते हैं, यानी कि आप इसको, अच्छा एक बात बताइए, आप हम लोग जब खाना पैक करते हैं तो एल्युमिनियम फॉइल में पैक करते हैं। अब ये एल्युमिनियम फॉइल किससे बना होगा बेटा, बताइए, एल्युमिनियम फॉइल किससे बना होगा, एल्युमिनियम मेटल से बना होगा। अब सोचिए एल्युमिनियम मेटल को आपने कितना पीटा होगा, मतलब आपने नहीं, जो जिसने बनाया है उसने एल्युमिनियम मेटल को कितना पीटा होगा कि वो एकदम पतली सीट, एकदम कागज से भी पतली बन गई। तो एल्युमिनियम को आप पीट पीट करके उसको सीट के टाइप में बना सकते हैं। फिर आते हैं डक्टाइल। डक्टाइल क्या होते हैं बेटा, जो इसको आप एकदम पीट पीट, इसको भी आप क्या कर सकते हैं, पतले तार के रूप में आप इसको आप पतले तार के रूप में चेंज कर सकते हैं। यानी कि जो होता है ड्रॉन इनटू वायर्स, आप इसको लिख सकते हैं कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। वायर्स के रूप में आप इसको पतला पतला कर सकते हैं। तो यही हमारा मेलेबल, डक्टाइल। इसमें हाँ एक चीज और, सोनोरस साउंड जो होते हैं इसमें आप अगर इस पे मान लीजिए चोट देंगे तो आपको क्या एक साउंड दिखेगा। जैसे मान लीजिए आपने अगर आपके हाथ में कुछ भी मेटल का है या आप बगल में कुछ मेटल का देख रहे हो तो आप उसको जैसे गोल्ड है तो आप इस पे ऐसे ऐसे करके देखोगे ना, तो उसमें एक आवाज आएगी, एकदम पतली सी आवाज आएगी। तो वो होता है, क्या होता है आपका
सोनोरस मतलब साउंड है उसमें। अब एक बात करते हैं बेटा कि ये क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। जितने भी मेटल होते हैं वो हमारे गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। अब गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, इसीलिए हमें क्या होता है, जो ये मेटल होते हैं बेटा गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। एक मिनट। तो जितने भी मेटल्स होते हैं बेटा वो क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। हमारे मेटल क्या होते हैं बेटा, गुड कंडक्टर होते हैं। किसके, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। गुड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। हम देख सकते हैं जितने भी यहाँ पे हमारे मेटल हैं वो क्या होते हैं, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। हम लिख सकते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं इजीली। इसीलिए तो जो घर के वायर होते हैं वो वायर को हम किस चीज से बनाते हैं, कॉपर का वायर होता है, एल्युमिनियम का वायर होता है, क्योंकि ये कॉपर एल्युमिनियम ये सारे हमारे मेटल है और ये मेटल क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात पे हम आते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। मेटल जो मोस्टली मेटल होते हैं बेटा, जो मोस्टली मेटल आपके होते हैं वो हमारे किस चीज से बने होते हैं, मोस्टली मेटल वो जो होते हैं रूम टेम्परेचर पर। अब यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, रूम टेम्परेचर पर क्या होते हैं, वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं। ठीक है, लेकिन ये हमारा है केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में भाई साहब एक्सेप्शन ना हो ये तो हो नहीं सकता है। केमिस्ट्री एक्सेप्शन से भरा पड़ा है। अभी तो आप लोगों के लिए मतलब बहुत नया चीजें, नई चीजें हैं, तो आप लोग ना छोटी छोटी एक्सेप्शन पढ़ेंगे। जब आप 9th के बाद 10th 11th 12th में जाएंगे तो आपको हर एक टॉपिक में एक एक्सेप्शन तो मिलेंगे ही मिलेंगे। और एक्सेप्शन ऐसा होता है बेटा जो एग्जाम में आपको मार्क्स दिलाता है, क्योंकि जो नॉर्मल है वो तो नॉर्मल है, जो जनरल बातें वो तो जनरल बातें हैं, लेकिन जो जनरल से हट के है क्वेश्चन हमेशा उससे बनता है। समझ रहे बात को, क्योंकि सारे स्टूडेंट जनरल चीजों को तो जानते हैं, लेकिन जो थोड़े से ध्यान से पढ़ते हैं, अच्छे या बुरे मैं नहीं कहूंगी, जो बच्चे थोड़े ध्यान से पढ़ते हैं वो क्या होते हैं, जो उनके अंदर एक्सेप्शन होते हैं, जो थोड़ा सा अलग होता है वो आपको उनको पता होता है। तो यहाँ पे एक्सेप्शन जानना जरूरी है। तो ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं, एक्सेप्ट क्या बेटा, मर्क्यूरी जो है वो हमारा रूम टेम्परेचर पर क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होते हैं। ठीक है, जितने भी मेटल होते हैं ऑल मोस्टली मेटल्स आर सॉलिड इन रूम टेम्परेचर पर हमारा वो सॉलिड फॉर्म में होता है। लेकिन एक्सेप्ट हमारा क्या है, मर्क्यूरी को हम Hg से डिनोट करते हैं, मर्क्यूरी। ठीक है, एक्सेप्ट मर्क्यूरी हमारा क्या होता है, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, ये तो बात हो गई हमारी मेटल की। अब अगर हम बात करें नॉन मेटल की, ठीक है, जितने हमने मेटल के बारे में बताया उसका जस्ट अपोजिट कर दीजिए, वो आपका नॉन मेटल हो जाएगा। ठीक है, एलिमेंट्स जो है यहाँ पे मेलेबल होता था, डक्टाइल होते थे जो मेटल होते थे, वैसे एलिमेंट जो मेलेबल नहीं होते हैं, यानी कि क्या होते हैं यहाँ पे, जो डल होते हैं, जो आपका क्या होगा, डल होगा यानी शाइनी नहीं होगा, जो आपका मेलेबल नहीं होगा, नॉट मेलेबल, नॉट डक्टाइल, सब कुछ में नोट लगा लीजिए, डक्टाइल। ठीक है, अब ये जो होता है पुअर कंडक्टर, या फिर इसको आप बैड कंडक्टर भी लिख देंगे तो चलेगा, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और बैड से भी अच्छा है अगर आप लिख देंगे पुअर, मतलब ये पुअर कंडक्टर होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। समझ रहे बात को। तो जैसे सल्फर हो गया, कार्बन हो गया, क्लोरीन हो गया, आयोडीन हो गया, ये सब हमारा क्या है, नॉन मेटल है। कार्बन हो गया आपका, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे हमारे क्या है, नॉन मेटल है। और नॉन मेटल क्या होते हैं, वो बैड कंडक्टर या पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कि जो
मेनी गैसेस होते हैं, अगर ऐसे देखें ऑल तो हम नहीं कह सकते, लेकिन जनरली या मेनी गैसेस जो होते हैं वो रूम टेम्परेचर पर आपको क्या होते हैं, मेनी नॉन मेटल्स जो होते हैं वो रूम टेम्परेचर पर क्या होते हैं, गैस के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, मेनी मेटल्स जो होते हैं आपके रूम टेम्परेचर पर, अगर हम देखें मेनी नॉन मेटल्स आर इन गैसियस फॉर्म इन रूम टेम्परेचर पर। रूम टेम्परेचर पर आपको गैसेस फॉर्म में मिलेंगे। ये सॉलिड भी हो सकता है, कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों हो सकता है, लेकिन मेनी नॉन मेटल की बात करें तो वो सारे आपको, जैसे आप देख लीजिए ना, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर, ये सारे आपको क्या, क्लोरीन, ये सारे आपको किस फॉर्म में मिल रहे हैं, आपको गैसेस फॉर्म में मिल रहे हैं। अब बात करें कि लेकिन इसमें भी बेटा कि यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, वो क्या है, एक नॉन मेटल है, वो है आपका ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि आपका रूम टेम्परेचर पर क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होते हैं। ठीक है, मैंने अभी क्या कहा था बेटा, लिक्विड फॉर्म में होते हैं। मैंने अभी आपको बोला था कि जितने भी मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में होते हैं, एक्सेप्ट मर्क्यूरी। यहाँ पे हम क्या देखेंगे, ब्रोमीन को रूम टेम्परेचर पर, ब्रोमीन एक नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर क्या होते हैं, आपको लिक्विड फॉर्म में होते हैं। तो ये दोनों चीज आप याद रखिएगा। अगर पूछ देगा मेटल में कौन सा होता है तो आप लिखेंगे मर्क्यूरी, नॉन मेटल में कौन सा होता है तो ब्रोमीन, रूम टेम्परेचर पर वो लिक्विड फॉर्म में होता है। तो ये हो गया मेटल एंड नॉन मेटल की बात। अब अगर बात करें कि मेटल वाइट क्या होते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा बेटा, जितनी भी बातें हमने किस चीज के बारे पढ़ी है, मेटल्स के बारे में, नॉन मेटल्स की बातें, उन दोनों के बीच का इंटरमीडिएट होता है ये। ठीक है, जितनी भी बातें हमने पढ़ी वो इंटरमीडिएट होता है। ठीक है, प्रॉपर्टीज जो होते हैं लाइज करते हैं बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, तो लाइज करेंगे तो अब बाकी चीज तो छोड़ी, मेलेबल, डक्टाइल, ये सब तो आप जान ही गए, ये सब फिजिकल नेचर, फिजिकली आप उसको करके देख सकते हैं। यहाँ पे अगर बात करें कि ये हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की, तो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी में जब हमने मेटल बोला, तो हमने बोला गुड कंडक्टर। जब हमने आपको बोला नॉन मेटल तो हमने बोला कि पुअर कंडक्टर। ठीक है, अब ये तो बात हो गई मेटल और नॉन मेटल की। तो फिर आप जो अगर मेटल वाइट की बात करेंगे तो क्या कहेंगे कि ये क्या होता है, ये कौन से ये क्या गुड होंगे या बैड होंगे, लेकिन मैंने क्या बोला, इंटरमीडिएट, यानी कि ये क्या होते हैं, सेमी कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जनरली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर होते हैं। कभी कभी ये साइनी भी दिखेंगे, कभी कभी ये ब्रिटल भी होंगे, लेकिन आप इसके बारे में कुछ ऐसा नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल साइनी होते हैं, ये आपको बिल्कुल डक्टाइल, मेलेबल, ये दोनों के बीच का इंटरमीडिएट होते हैं। थोड़े ऐसे, थोड़े ऐसे, थोड़े गुण मेटल के, थोड़े गुण नॉन मेटल के तरह, दोनों को आप अगर दोनों के गुण को मिला देंगे तो मेटल वाइट बन जाएगा। ठीक है, ये तो हमारी बात रही जो एलिमेंट की। हमने अभी तक देखा कि एलिमेंट को हमने तो 3 पार्ट में डिवाइड किया, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटल वाइट। हमने एक एक करके मेटल, नॉन मेटल और मेटल वाइट के बारे में पढ़ा। अब अगर हम बात करें बेटा कि मिक्सचर, ये तो हमारा प्योर सब्सटेंस हो गया, हमने अभी तक प्योर सब्सटेंस के बारे में पढ़ लिया। अब हम क्या पढ़ते हैं, मिक्सचर क्या होता है। ठीक है, तो अभी मैंने सबसे पहले ही आपको बताया था बेटा, अगर प्योर सब्सटेंस आपको कोई पूछेगा व्हाट इज प्योर सब्सटेंस, तो आप बोलेंगे सब्सटेंस विदाउट इम्प्योरिटी इज प्योर सब्सटेंस। आपने बिल्कुल सही बोला, लेकिन केमिस्ट्री की लैंग्वेज में मैंने क्या समझाया था बेटा कि सब्सटेंस इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैविंग सेम केमिकल नेचर, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं उनके सेम कंपोजिशन होते हैं, सेम केमिकल नेचर होते हैं। लेकिन अगर हम क्या कहें, मिक्सचर की बात करें, तो यहाँ पे जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, इनके जो केमिकल कंपोजिशन होंगे वो डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो अगर पूछे सिंपल सा पूछे कि मिक्सचर क्या है, व्हाट इज मिक्सचर,
तो आप क्या कह सकते हैं बेटा, मिक्सचर जब टू और मोर कंपोनेंट को मिलाएंगे, टू और मोर सब्सटेंस मिक्स टुगेदर इन एनी प्रोपोर्शन इज कॉल्ड मिक्सचर। सिंपल सी बात है बेटा, अभी मैं इसको और एकदम सिंपल वे में समझाती हूँ। इज कॉल्ड मिक्सचर। देखो बेटा, मेरी हैंडराइटिंग ठीक ठाक होती है, लेकिन पता नहीं पेन टैब पे थोड़ा सा आप लोग इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, सही से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो मिक्सचर क्या है हमारा, कि ऐसे सब्सटेंस, ऐसे मिक्सचर जो होते हैं, दो और मोर सब्सटेंस से, ये दो और मोर कंपोनेंट से मिलके बने हुए होते हैं, जिनका प्रोपोर्शन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब हम एक सिंपल बोलते हैं, हमने बोला बेटा एक कटोरी भर के चावल लो, आपने उसमें एक कटोरी चावल ले लिया, मैंने उसमें क्या किया, 2 स्पून दाल मिला दिया, ठीक है। 2 स्पून मैंने उसमें क्या किया, दाल मिला दिया। अब आप देखिए कि ये भी आपका मिक्सचर बन गया चावल और दाल का। देख रहे हैं इसमें चावल का कितना प्रोपोर्शन है, दाल का कितना प्रोपोर्शन है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मैंने ठीक है 4 अभी तक 2 स्पून बनाया था, अब मैंने 2 स्पून और मिला दिया, 4 स्पून मिला दिया, तो भी ये मिक्सचर ही कहलाएगा। समझ रहे बात को। हमने बोला 1 गिलास पानी लो, उसमें आप 1 चम्मच चीनी मिलाओ, तो ये चीनी और पानी और चीनी का मिक्सचर हो गया, ठीक है। अब मैंने बोला इसमें 4 चम्मच मिला दो, तो भी ये क्या हो जाएगा, चीनी और पानी का, या पानी और चीनी का ही मिक्सचर रहेगा। तो मिक्सचर जो होते हैं, उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, उनके केमिकल कंपोजिशन एक तो डिफरेंट होते हैं, दूसरा जो ये किसी भी प्रोपोर्शन में मिलकर के बना सकते हैं आप इसको, इसमें प्रोपोर्शन फिक्स नहीं होते। जैसे हमने प्योर सब्सटेंस पढ़ा था, उसमें एलिमेंट और कंपाउंड्स पढ़ा था, तो कंपाउंड में मैंने क्या बोला था, 2 एलिमेंट से मिलके बने होते बेटा, जिसमें कि जो प्रोपोर्शन होता है वो हमेशा फिक्स होता है, लेकिन मिक्सचर में कोई प्रोपोर्शन का आपको ध्यान नहीं रखना है। जैसे अच्छा आप मिक्सचर खाते हो, ठीक है, आपने मिक्सर लिया, 1 कटोरी मिक्सर लिया, ठीक है, एक बार 1 कटोरी में लो, दूसरे कटोरी में भी वही मिक्सर, सेम मिक्सर लो। अब आप उसके कंपोनेंट को देखो, ध्यान से देखना, अब करके देखो तभी समझ में आएगा, ध्यान से देखो। तो आप क्या देखते हो सकता है किसी में मूंगफली ज्यादा होगा, हो सकता है किसी में जो वो बेसन वाला गठरी रहता है, गठिया होता है, वो ज्यादा होगा, किसी में दाल ज्यादा होगा, किसी में जो चना वो छोटा छोटा होता है वो ज्यादा होगा। तो इस तरह से आप क्या देख सकते हैं कि ये जो है दोनों कटोरी में, जबकि हमने सेम मिक्सर से 2 बॉल में अलग किया है, फिर भी आपको क्या दिख रहा है कि दोनों, लेकिन है तो दोनों मिक्सर ही ना, क्योंकि उनमें ये है ही नहीं कि आपको कंपोजिशन जो है या प्रोपोर्शन जो है वो सेम रखना है। तो ये तो बात हो गई मिक्सचर की बेटा, 2 और मोर सब्सटेंस जो मिलके बने होते हैं और उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के जो नेचर होते हैं, केमिकल नेचर होते हैं, वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो ये हमारी हो गई मिक्सचर। अब हम मिक्सचर को भी क्या करते हैं कि फिर से फर्दर हम मिक्सचर को डिवाइड करेंगे 2 पार्ट्स में। मिक्सचर डिवाइड होंगे हमारे 2 पार्ट में, एक हमारा है होमोजीनियस मिक्सचर, दूसरा हमारा है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो ये होमोजीनस और हेट्रोजीनस क्या होता है, इसको अब हम देखते हैं। देखिए बेटा, यहाँ पे नाम से ही आपको पता है, होमो मतलब होता है बेटा सेम या और यूनिफॉर्म, तो यूनिफॉर्म भी कह देंगे। अभी मैंने बोला मिक्सचर हमेशा क्या होंगे, 2 और मोर कंपोनेंट से मिले होंगे, मोर कंपोनेंट से, 2 और मोर कंपोनेंट को मिलाएंगे तभी मिक्सर होगा, ठीक है, मिक्स टुगेदर, तभी वो मिक्सचर बनेगा। अब यहाँ पे हमने बोला कंपोनेंट्स कितने, 2 और 2 से ज्यादा, तो जब कंपोनेंट 2 से ज्यादा होगा तो क्या होगा, अगर ये जो कंपोनेंट है वो जो कंपोनेंट है यूनिफॉर्म मैनर में होगा। कैसे यूनिफॉर्म मैनर में, अच्छा आप बताइए, एक चीज हम बताते हैं आपको, क्या होगा कि अगर हम 1 गिलास पानी में 1 चम्मच चीनी डालें, ध्यान से समझिए, 1 गिलास पानी में हम 1 चम्मच चीनी डालेंगे और उसको मिलाएंगे। अब हमने चीनी डाला, पानी में मिलाया, अब आप उसका 1 सिप पीजिए, ठीक है, आपको मीठा लगेगा।
दूसरा सिप पीजिए, जितना पहला सिप मीठा लगा था उतना ही दूसरा सिप मीठा लगेगा, तीसरा पीजिए उतना ही मीठा लगेगा, चौथा, मतलब आप फिनिश कर दीजिए, आपको जितना मीठा पहला सिप में लगा था लास्ट वाले सिप में भी आपको उतना ही मीठा लगेगा। ऐसा क्यों? ऐसे ही आप हम दूसरी तरफ चाय लेते हैं, चाय पीते हैं तो पहला सिप पियेंगे तो भी वही टेस्ट आएगा, जो लास्ट सिप पियेंगे जब चाय हमारा कंप्लीटली खत्म होने वाला है तभी भी वही टेस्ट आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो ये मिक्सचर है उसमें क्या होते हैं, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं उनका कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर क्या होता है आपका बेटा? यूनिफॉर्म होता है। कंपोजिशन क्या होता है? यूनिफॉर्म होता है। तो हम लिख सकते हैं ए मिक्सचर दैट हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। थ्रू आउट जो होता है, कंपोजिशन क्या होता है बेटा? यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। थ्रू आउट कंपोजिशन यूनिफॉर्म होगा, किसका? तो हम बात करेंगे होमोजीनस मिक्सचर। तो क्या होता है बेटा? होमोजीनस मिक्सचर इज द टाइप ऑफ मिक्सचर इन विच कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। थ्रू आउट जितने भी मिक्सचर मतलब आप बनाएंगे वो थ्रू आउट जो है कंपोजिशन उसका यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। होमोजीनस मिक्सचर इज द मिक्सचर इन विच the constituent particle having the uniform composition throughout या throughout the mixture, कुछ भी लिख दीजिए। अब यहाँ पे जो होते हैं कंपोनेंट्स उसके क्या होते हैं? इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। आप मतलब चाहे उस ग्लास पानी में आप अच्छे से देखिए, आपको ऐसा नहीं कहीं पे चीनी ज़्यादा कहीं पे कम दिखेगा, वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो ये अगर हम इसकी बात करें बेटा कि अगर प्रॉपर्टीज की बात करते हैं होमोजीनस की मिक्सचर की, हम प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं कि व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ, आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, प्रॉपर्टीज क्या होते हैं? प्रॉपर्टीज होमोजीनस मिक्सचर के। तो पहला तो आप क्या बोलेंगे? यही कि यूनिफॉर्म कंपोजिशन होते हैं थ्रू आउट द मिक्सचर, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टीज तो यही हो जाएगा। जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं उसको आप नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। कंपोनेंट जो होते हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। कंपोनेंट क्या होते हैं? इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। समझ रहे बात को? थर्ड में क्या हो सकते हैं? इसको क्या लिख सकते हैं? आपको ओनली वन फेज विजिबल होते हैं, ओनली वन फेज विजिबल, एक ही फेज। मतलब अगर आप अच्छे से देखिए तो आपको क्या दिखेगा बेटा? कि आपको यहाँ पे दिखेगा कि पानी ही है। अगर आप शुगर वाटर या साल्ट वाटर को देखते हैं तो आपको क्या दिखता है? कि सिर्फ पानी दिखता है, लेकिन उसमें तो शुगर कम भी मात्रा है, या साल्ट है तो साल्ट का, या शुगर साल्ट दोनों मिलाए तो वो भी है, लेकिन आपको एक ही फेज दिखेगा, वो वाटर का फेज दिखेगा। ऐसे ही आप टी को देख लीजिए तो आपको एक ही फेज दिखता है, जो कलर होता है ब्राउन कलर का वही आपको दिखेगा। ऐसा आपको उसमें नहीं अलग से दिखेगा कि इसमें चाय की पत्ती भी है, इसमें चीनी भी है, इसमें दूध भी है, वो अलग अलग आप उसको नहीं देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे और क्या कह सकते हैं? जो ये आपको फिल्ट्रेशन से जो यहाँ पे होमोजीनस मिक्सचर होते हैं उसको आप यहाँ पे लिखिए कि इसको आप फिल्ट्रेशन से इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को सेपरेट नहीं कर सकते हैं। नॉट सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, यहाँ पे लिख दीजिए बेटा, नॉट सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन से आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते, फिल्ट्रेशन के मेथड से आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते, नॉट सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, ठीक है। एग्जाम्पल में आपको पूछेगा व्हाट इज एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। क्या क्या एग्जाम्पल हो जाएगा होमोजेनस वाटर? साल्ट वाटर दे दीजिए आप इसको, शुगर वाटर दे दीजिए आप इसका, टी दे दीजिए। उसके बाद आप लोग सोडा पीते हैं ना, सोडा वाटर पीते हैं, जो कोका कोला होता है, पेप्सी होता है, ये सब, ये सारा हमारा क्या हो जाता है बेटा? एग्जाम्पल हो जाते हैं, ओके। तो ये हो गया हमारा होमोजीनस मिक्सचर की बात। ये तो बात हो गई बेटा होमोजीनस मिक्सचर की। अब अगर बात करें हेट्रोजीनस मिक्सचर की, तो हेट्रोजीनस मिक्सचर क्या होगा? इसका जस्ट अपोजिट। हेट्रो मतलब क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म। हेट्रो का मतलब क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म। तो हेट्रोजीनस जो होंगे मिक्सचर वो क्या होंगे? वैसे मिक्सचर जिसमें नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा। हेट्रो मतलब क्या होगा? हेट्रो नॉन यूनिफॉर्म, यानी कि कंपोजिशन क्या होगा? कंपोजिशन
नॉन यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, अ मिक्सचर दैट हैज नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर, या द मिक्सचर विच हैज नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप यहाँ पे जैसे कि एग्जाम्पल में मैंने लिया था आपका, कुछ और नहीं एग्जाम्पल, आप मिक्सचर का ही डायरेक्ट जो मिक्सचर खाते हो आप उसका एग्जाम्पल लिख के देखो, तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, जैसे हर चीज आपको, अच्छा मान लीजिए कि जब आप क्या करते हैं, सैलेड खाते हैं, उसमें आप क्या क्या डालते हैं, कुकुम्बर भी डालते हैं, क्यूकम्बर भी डालते हैं, आप उसमें क्या करते हैं, अनियन भी डालते हैं, प्लस आप उसमें क्या डालते हैं, मान लीजिए टोमेटो भी डालते हैं, लेट्यूस भी डालते हैं, जितना चीज मन करे आपको डाल देते हैं, तो ये सैलेड बन जाता है। तो यहाँ पे आप क्या कंपोजिशन मिक्स होता है, जरूरी है कि अगर 2 टुकड़ा क्यूकम्बर का है तो 2 ही ऑनियन का ही होगा, 2 ही टोमेटो का, जरूरी नहीं है, हो सकता है क्यूकम्बर ज्यादा, ऑनियन कम हो, टोमेटो ज्यादा हो, या ऑनियन ज्यादा हो, क्यूकम्बर टोमेटो कम हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब दूसरा आप देखिए, जैसे कि जो हम मिक्सचर खाते हैं, तो उस मिक्सचर में भी आपको, जैसे मैंने बोला कि कंपोजिशन क्या होता है, अलग अलग होता है। अब इसके अलावा क्या कर सकते हैं हम बेटा, कि अगर हम देखें कि 1 गिलास पानी लेते हैं हम, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, हमने क्या किया, 1 गिलास पानी लिया, यहाँ पे ही जैसे एग्जाम्पल है, यहाँ पे हमने क्या किया, 1 गिलास पानी लिया, इस पानी में हमने क्या किया, ऑयल को डाल दिया। तो ऑयल जब डाल दिया तो पानी अलग और ऑयल अलग है, क्या इसका कंपोजिशन आपको क्या दिख रहा है, यूनिफॉर्म दिख रहा है, नहीं, नॉट यूनिफॉर्म है, कहीं पे पानी आपको ज्यादा दिख रहा है, कहीं पे ऑयल आपको दिख रहा है। तो जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं उनके कंपोजिशन जो होते हैं वो नॉन यूनिफॉर्म होते हैं। ठीक है, यानी कि जो कंपोनेंट्स होते हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं, आप कैन बी सेपरेटेड, आप उसको सेपरेट कर सकते हैं, और वो आपको कैन बी सीन सेपरेटली, आप उसको सेपरेटली देख सकते हैं। ठीक है, अब बात करें कि इसके जो प्रॉपर्टीज हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर के जो प्रॉपर्टीज है, उसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो प्रॉपर्टीज क्या क्या हो जाएगी, नॉन यूनिफॉर्म, सबसे पहला तो क्या हो जाएगा बेटा, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, कंपोजिशन। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, सेकेंड में क्या हो जाएगा, कंपोनेंट्स क्या होता है, नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, क्या क्या नहीं इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वो क्या है बेटा आपका डिस्ट्रीब्यूटेड, वो क्या है आपका कंपोनेंट, जो कंपोनेंट से वो मिलकर के बने होते, मिक्सचर में हमेशा मैंने बोला एटलीस्ट 2 कंपोनेंट चाहिए आपको। ठीक है, एटलीस्ट 2 कंपोनेंट तो आपको चाहिए ही, तो ये जो 2 कंपोनेंट होते हैं वो आपके क्या होते हैं, नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, जैसे कि आप यहाँ भी देख सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ भी देख सकते हैं, जैसे आप यहाँ भी देख सकते हैं कि ना तो क्या है, ये नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन भी है, नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड भी है। फिर क्या है, जो 2 फेज होता है, इसकी जो फेजेज है 2 और मोर फेजेज, 2 और मोर फेजेज, यहाँ पे मैं लिखती हूँ बेटा 2 और मोर फेजेज, जो आपके दोनों फेज होते हैं वो क्या होते हैं, आर विजिबल, अलग अलग जितने भी फेज होंगे वो आपको दिखेंगे, जो कंपोनेंट्स होते हैं कैन बी सीन सेपरेटली। ठीक है, और एग्जाम्पल तो मैंने आपको बता दिया। तो ये है हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर, तो पहला तो हो गया होमोजीनियस, दूसरा हो गया हेट्रोजीनियस। अगर पूछेगा व्हाट इज होमोजीनियस तो आप उसकी डेफिनेशन बता देंगे, व्हाट इज प्रॉपर्टीज तो प्रॉपर्टीज बता देंगे, व्हाट इज हेट्रोजीनियस हेट्रोजीनियस बता देंगे, उसकी प्रॉपर्टीज पूछेगा प्रॉपर्टीज बता देंगे। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, 2 फॉर्म में आपने डिवाइड कर दिया इसके केमिकल कंपोजिशन के अकॉर्डिंग। अब यही मिक्सचर अब होमोजीनियस में आ जाता है सॉल्यूशन। तो फिर से अगर देखें तो फर्दर मिक्सचर को आप डायरेक्ट भी 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, या फिर मैं आपको ऐसे बताती हूँ कि ये सॉल्यूशन जो है वो क्या हमारा है, होमोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर में आएंगे तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, और हेट्रोजीनियस में सस्पेंशन एंड कोलाइडल हो जाएगा। अगर हम इसको फर्दर डिवाइड करेंगे, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे फर्दर डिवाइड करेंगे तो होमोजीनियस मिक्सचर में क्या आ जाता है बेटा, सॉल्यूशन। ठीक है, होमोजीनियस में क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। मिक्सचर हो गया, इसको अगर हम यहाँ पे देखें, मिक्सचर को 2 पार्ट में आपने डिवाइड किया, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस।
अब होमोजीनस में आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन, और हेट्रोजीनस में अगर हम देखेंगे तो सस्पेंशन एंड कोलॉइडल। ठीक है, ये 3 चीज हमारा आएगा। अब हम आगे आते हैं, मिक्सचर को हमने क्या क्या बताया कि सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइडल। अब एक एक करके हम देखते हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है, सस्पेंशन क्या होता है। तो सॉल्यूशन जो हमारा होता है बेटा, वो क्या होता है, होमोजीनस मिक्सचर। इट इज ए टाइप ऑफ होमोजीनस मिक्सचर। सॉल्यूशन जो होता है वो एक टाइप ऑफ होमोजीनस मिक्सचर होता है। अब होमोजीनस मिक्सचर है तो क्या होगा कि जो सॉल्यूशन के जो कंपोनेंट होंगे वो क्या होंगे, आपको इवेनली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, वो आपको क्या होंगे कि यूनिफॉर्म कंपोजिशन होंगे। तो क्या लिख सकते हैं सॉल्यूशन के बारे में, इट इज अ टाइप ऑफ होमोजीनस मिक्सचर ऑफ होमोजीनस मिक्सचर इन विच, जिसमें क्या होगा, कंपोनेंट्स आर यूनिफॉर्म। जैसे हम यहाँ पे देखे थे ना मिक्सर के लिए कि हम होमोजीनस मिक्सर में कंपोजिशन क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है थ्रू आउट द मिक्सचर। तो यहाँ भी हम क्या लिखेंगे, कंपोनेंट्स आर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द मिक्सचर, थ्रू आउट द मिक्सचर। ठीक है, तो जो हमारे सॉल्यूशन होते हैं वो क्या होते हैं, टाइप ऑफ होमोजीनस मिक्सचर होते हैं जिनमें कंपोनेंट जो होते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं थ्रू आउट द मिक्सचर होते हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई, इसके डेफिनेशन की बात हो गई। अब सॉल्यूशन में मैंने क्या बोला अभी बेटा कि जो ये सॉल्यूशन होते हैं वो किस चीज से बने होते हैं, कम से कम 2 कंपोनेंट से। सॉल्यूशन क्या होते हैं, 2 कंपोनेंट से मिनिमम। अगर कोई भी मिक्सचर होंगे तो 2 कंपोनेंट से बने होंगे, उसी तरह सॉल्यूशन भी आपका क्या हो गया, मिनिमम 2 कंपोनेंट से मिले होंगे। तो ये 2 कंपोनेंट क्या होते हैं, एक होता है सॉल्वेंट और दूसरा होता है सॉल्यूट। ठीक है, अब यहाँ पे मिनिमम मैंने बोला, हो सकता है 2 सॉल्वेंट हो, 2 सॉल्यूट हो, या 1 सॉल्वेंट हो, 2 सॉल्यूट हो। जैसे अगर मान लीजिए 1 ग्लास पानी में मैंने चीनी भी मिला दिया और क्या मिला दिया, नमक भी मिला दिया, यानी शुगर और साल्ट दोनों मिला दिया। अभी 1 ग्लास पानी में हमने शुगर और साल्ट दोनों मिला दिया, तो ये भी हमारा सॉल्यूशन हो गया। लेकिन इसमें सॉल्वेंट 1 है, सॉल्यूट 2 है, लेकिन सिर्फ हम चीनी पानी मिला रहे हैं, तो 1 सॉल्वेंट और 1 सॉल्यूट हुआ। मतलब कि मिनिमम 2 कंपोनेंट्स तो चाहिए ही चाहिए, 2 से ज्यादा 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन हमेशा किससे बना होता है बेटा, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट से बना होगा। अब सॉल्वेंट क्या होगा, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी, जो मिक्सचर होगा उसमें जो क्वांटिटी जिसकी ज्यादा होगी, मोर क्वांटिटी जिसकी होगी वो सॉल्वेंट होता है हमारा, और जिसकी लेस क्वांटिटी होती है बेटा वो हमारा होता है सॉल्यूट। जैसे मान लीजिए मैंने क्या बोला अभी, शुगर वाटर। अब हमने क्या किया, 1 ग्लास ऑफ वाटर प्लस 1 स्पून ऑफ शुगर। समझ रहे बात को। अभी देखिए 1 ग्लास पानी, उसमें 1 ही चम्मच चीनी है, तो किसकी मात्रा ज्यादा है, किसकी क्वांटिटी ज्यादा है, तो 1 ग्लास पानी की, यानी ग्लास वाटर क्या हो गया आपका, सॉल्वेंट हो गया। इस केस में शुगर वाटर में वाटर क्या हो गया आपका, सॉल्वेंट हो गया, और शुगर क्या हो गया आपका, सॉल्यूट हो गया। इसी तरह अगर हम ऐसे ही बात करें कि सॉल्ट वाटर लेते तो भी यही चीज होता है, सॉल्ट वाटर लेते तो क्या होता है, यही चीज होता है, आपका सॉल्वेंट जो होता है वाटर हो जाता है, और सॉल्ट जो होता है वो आपका सॉल्यूट हो जाता है। ठीक है, ये बात हो गई हमारी कि व्हाट इज मिक्सचर, व्हाट इज सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन में कम से कम 2 कंपोनेंट चाहिए, एक कंपोनेंट सॉल्वेंट होता है, दूसरा कंपोनेंट सॉल्यूट होता है। तो सॉल्वेंट क्या होता है, जिसकी क्वांटिटी सॉल्यूशन में ज्यादा होती है, या फिर ऐसे कह सकते हैं जिसमें सॉल्यूट डिजॉल्व होता है। ठीक है, सॉल्वेंट इज द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर इन विच सॉल्यूट डिजॉल्व। और सॉल्यूट क्या हो गया, द कंपोनेंट विच डिजॉल्व इन सॉल्यूट इज कॉल्ड, विच डिजॉल्व इनटू सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्यूट। ऐसा कंपोनेंट जो सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो रहा है वो आपका सॉल्यूट है, और जिसमें सॉल्यूट डिजॉल्व हो रहा है वो आपका सॉल्वेंट है। ठीक है, तो हमेशा जिसमें डिजॉल्व होगा, किसमें डिजॉल्व होगा, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी, और कौन डिजॉल्व होगा, जिसकी क्वांटिटी कम होगी।
समझ में आ रहा है, अच्छे से समझ में आ रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन, जिसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट है। ओके, अब अगर बात करें बेटा कि प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, हमें यहाँ पे पूछ दे कि सॉल्यूशन की जो है वो प्रॉपर्टीज क्या है। प्रॉपर्टीज बताओ बेटा क्या क्या है प्रॉपर्टीज। जितना प्रॉपर्टीज हमने होमोजेनस के बारे में पढ़ा था वही सब लिख देना। पहला नंबर में तो यही लिखना है कि पहली प्रॉपर्टीज क्या होगी, इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, दूसरा हमारा क्या हो गया, जब अगर ये होमोजेनियस मिक्सचर है तो जो इसके कंपोनेंट्स होंगे वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, उसको लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि होमोजेनियस आपने लिख दिया है। दूसरा क्या होगा, जो इसके कंपोनेंट होते हैं कांट बी सीन बाय नेकेड आई। क्या नहीं दे सकते, जो पार्टिकल्स होते हैं या जो कंपोनेंट्स होते हैं उसको कांट, जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स जो है कांट बी सीन बाय नेकेड आई। ठीक है, ये तो हो गया दूसरा चीज। तीसरी बात है क्या होगी बेटा, पहला होमोजेनियस मिक्सचर होता है, जो इसके पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, उसको आप नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। क्यों नहीं देख सकते, क्योंकि साइज ऑफ पार्टिकल, साइज ऑफ पार्टिकल जो होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं, इज वेरी स्मॉल। कितने स्मॉल, वेरी स्मॉल लिख दीजिएगा, उसके बाद लिख दीजिएगा लेस देन 1 नैनोमीटर। और 1 नैनोमीटर का मतलब क्या होता है, 10⁻⁹ मीटर। क्या होते हैं, 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर का मतलब 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, प्रॉपर्टीज हो गया, होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं, इट कांट बी सीन बाय नेकेड आई, जो पार्टिकल्स होते हैं कांट बी सीन बाय नेकेड आई। क्यों, साइज ऑफ पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं, इसीलिए ये जो इसका जो होता है फिल्ट्रेशन, वो आपको फिल्ट्रेशन मेथड से इसको आप फिल्टर नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते, किससे, फिल्ट्रेशन मेथड से, कैंट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। ठीक है, पांचवा लिख दीजिए कि ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता है, कांट टिंडल इफेक्ट। ये जो है टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करता है। मतलब कहने का मतलब बेटा टिंडल इफेक्ट, ये तो आपके लिए नया वर्ड हो गया। व्हाट इज टिंडल इफेक्ट होता है बेटा, जब किसी सॉल्यूशन से आप, जब किसी भी सॉल्यूशन से आप जो लाइट है उसको आप पास कराओगे तो जो इसके पार्टिकल है ये इतने छोटे हैं कि उसको स्कैटर नहीं कर पाती है, तो पाथ क्या होता है, नॉट बिकम विजिबल, नॉट बिकम विजिबल। पाथ जो होता है, पाथ ऑफ लाइट नॉट बिकम विजिबल when passes through solution। ठीक है बेटा, अब बात को समझिए। अगर एक सॉल्यूशन लिए यानी कि चीनी और पानी लिए, उससे आपने क्या किया, एक बीम ऑफ लाइट को पास कराना चाहा, तो आप क्या देखेंगे, सॉल्यूशन में जो पाथ है बीम ऑफ लाइट वो आपको विजिबल नहीं हो रहा है। जब आपने एक लाइट बीम को पास कराया तो आप क्या देख रहे हैं कि लाइट बीम जो पास हो रहा है उसका पाथ विजिबल नहीं हो रहा है। व्हाई, क्यों नहीं हो रहा है बेटा, क्योंकि जो पार्टिकल्स है वो इतने छोटे हैं, मैंने अभी बताया ना, साइज ऑफ पार्टिकल्स लेस देन 1 नैनोमीटर, मतलब वो इतने छोटे हैं कि वो लाइट को स्कैटर नहीं कर पाते हैं। अगर लाइट का स्कैटर नहीं होगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होगा तो पाथ विजिबल नहीं होगा। ये रहा हमारा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के प्रॉपर्टीज में आप लिखेंगे ये होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं, साइज ऑफ पार्टिकल इज वेरी स्मॉल, इसीलिए कांट बी सीन में पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन कांट बी सीन बाय नेकेड आई, कांट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, कांट शो टिंडल इफेक्ट। तो व्हाट इज टिंडल इफेक्ट, तो path of light not become visible when passes through solution because the particles are very small and cannot scatter the बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट को वो स्कैटर नहीं करता है। ओके, तो ये हमारा हो गया बेटा सॉल्यूशन।
नाउ अगर हम बात करें कि अब मिक्सर में अब हेट्रोजीनस मिक्सर में दो तरह के मिक्सर होते थे, क्या क्या? हेट्रोजीनस मिक्सर हमने बताया, हेट्रोजीनस मिक्सर वो आपने दो पार्ट में डिवाइड किया, क्या? सस्पेंशन और कोलाइडल। ठीक है, सस्पेंशन और कोलाइडल। अब सस्पेंशन क्या होगा बेटा, कोलाइडल क्या होगा? सस्पेंशन ऐसे सॉल्यूशन होंगे जिसमें आप जो है वो जो कंपोनेंट्स होते हैं उसको आप ऐसे ही नेकेड आई से देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, वाटर, उस वाटर में आपने क्या मिला दिया, सैंड मिला दिया। अगर आपने सैंड वाटर ले लिया बेटा, तो सैंड वाटर में आप क्या देख रहे हो, आपको सैंड ऐसे ही तैरता हुआ दिख रहा है। समझिए बात को, सैंड जो आपको ऐसे ही तैरता हुआ दिख रहा है। अब अगर हम बात करें कि इसको अगर थोड़ी देर छोड़ देते, इस ग्लास को आपने थोड़ी देर छोड़ दिया, तो अब क्या देखेंगे, पानी आपका सारा ऊपर में रहेगा और जो सैंड है वो आपका नीचे की तरह सेटल डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो दो चीज आप देख रहे हैं। तो सस्पेंशन में आपने क्या देखा कि जो सस्पेंशन होते हैं ऐसे हेट्रोजीनस मिक्सचर होते हैं जिसमें पार्टिकल के साइज जो होते हैं वेरी बिग होते हैं। पार्टिकल साइज इज बिग। कितने बिग होते हैं? 100 नैनोमीटर, ग्रेटर देन या 100 नैनोमीटर से बड़ा होता है। ठीक है, 100 नैनोमीटर, और 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। ये तो हम जानते हैं, 100 नैनोमीटर से बड़ा होता है पार्टिकल साइज। और पार्टिकल साइज जो है वो आपको सस्पेंडेड होते हैं जब आप उसको मिलाते रहेंगे। जैसे ही आपको स्टेबल होने के लिए छोड़ देते हैं तो यहाँ पे पार्टिकल्स जो होते हैं उसके क्या होते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप ये बताइए कि अगर हम सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज की बात करें तो यह क्या हो गया, इसमें एक प्रॉपर्टीज आप और डाल सकते हैं कि इट इज स्टेबल। आप क्या कह सकते हैं सॉल्यूशन को, इट इज स्टेबल होते हैं। ये स्टेबल क्यों होते हैं? क्योंकि आप इसको कितनी भी देर छोड़ दें तो इसके जो पार्टिकल्स हो गए वो आपको सेटल डाउन नहीं दिखेंगे। मतलब अगर आप चीनी पानी या शुगर वाटर को, लेमोनेड को आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन फ्रिज में रख के देख लीजिए, क्या आपको ऐसा दिखेगा कि चीनी नीचे हो गया पानी अलग हो गया? नहीं, वो आपको जब 1 दिन रखिए 2 दिन रखिए 3 दिन रखिए वो आपको वैसे ही दिखेगा वहां पे, क्योंकि ये क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। तो स्टेबल होते हैं तो इसका मतलब जो है वहां पे आपको छोड़ने पर भी सेटल डाउन नहीं होंगे, उनके जो कंपोनेंट होंगे या सॉल्यूट पार्टिकल होते हैं वो सेटल डाउन नहीं होते। तो ये तो हमारा हो गया क्या, सस्पेंशन। अब कोलाइडल क्या होता है बेटा? ये जो कोलाइडल होता है ये तो आपको दिखता है टाइप ऑफ होमोजीनस मिक्सर। ये दिखता कैसा है, ये लुक लाइक होमोजीनस मिक्सर। अगर कोलाइडल की बात करें, अगर हम कोलाइडल की बात करते हैं, ये दिखता कैसा है, लुक लाइक, लुक्स लाइक होमोजीनस, but it is a heterogeneous mixture। ठीक है, जो कोलाइडल होते हैं सॉल्यूशन वो हमारे क्या दिखते हैं, होमोजीनस मिक्सचर की तरह दिखते हैं, लेकिन वो एक्चुअली में होमोजीनस होते नहीं, दिखते तो होमोजीनस की तरह है। ऐसे आपको स्टेबल दिखेगा, उसके पार्टिकल आपको नेकेड आई से आप उसके कंपोनेंट को, उसके पार्टिकल्स को आप नहीं देख सकते, बट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से आप उसके कंपोनेंट या उसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं उसको आप देख सकते हैं, सीन कर सकते हैं। लेकिन ये हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है, क्यों? अब यहाँ पे जो पार्टिकल के साइज होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, पार्टिकल साइज जो होते हैं वो इन बिटवीन सॉल्यूशन एंड होमोजीनस मिक्सचर, यानी कि कितने 1 नैनोमीटर से इसके 100 नैनोमीटर के बीच में इसका साइज लाई करता है। पार्टिकल साइज क्या होता है, इन बिटवीन किसके बीच होता है बेटा, 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में। ठीक है, अगर हम कोलाइडल की बात करें तो ये, अब अगर प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन देखिए बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, तो कोलाइडल सॉल्यूशन जो होते हैं हमारे टाइप ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। इट इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। द पार्टिकल कैन नॉट बी सीन बाय द नेकेड आई बट यू कैन सी, बट कैन सीन बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसको आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। ठीक है, आप इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं।
पार्टिकल जो है नेकेड आई से तो नहीं दिखते हैं बट सीन बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, ये भी जो पार्टिकल्स होते हैं कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, जैसा कि हमने सॉल्यूशन में भी बोला था कि पार्टिकल्स जो होता है वो फिल्ट्रेशन से सेपरेटेड नहीं होता है। पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, सॉल्यूशन में भी था और ये आपका कोलाइडल में भी है। तो इसका मतलब यही वाली बात बोला ना बेटा कि ये लुक्स लाइक है होमोजीनस, मतलब ये सॉल्यूशन की तरह दिखता है बट ये एक्चुअली में होता है हेट्रोजीनस मिक्सचर। द सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन एंड द सॉल्यूशन इज स्टेबल। यहाँ भी क्या होते हैं, जो कोलाइडल होते हैं वो क्या होते हैं, कोलाइडल जो होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, स्टेबल होते हैं। क्यों स्टेबल होते हैं, जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो नॉट सेटल डाउन होते हैं, नॉट सेटल डाउन। कितने भी देर छोड़ देंगे तो पार्टिकल्स आपको सेटल डाउन नहीं होते क्योंकि ये स्टेबल होते हैं। द सॉल्यूट पार्टिकल्स ऑफ कोलाइडल शो टिंडल इफेक्ट। यहाँ ये बहुत बड़ी बात है, इसी को ध्यान रखना है। टिंडल इफेक्ट जो है वो कौन शो करता है बेटा, कोलाइडल, यानी कि पाथ ऑफ बीम ऑफ लाइट इज विजिबल बाय द कोलाइड। जब आप किसी कोलाइडल सॉल्यूशन से बीम ऑफ लाइट को पास करते हैं तो उस बीम ऑफ लाइट का जो पाथ होता है वो क्या होता है, विजिबल होता है कोलाइडल सॉल्यूशन के थ्रू। बीम ऑफ लाइट जो होता है विजिबल होता है। बीम ऑफ लाइट क्या होते हैं, विजिबल होते हैं जब आप उसको क्या करते हैं, तो टिंडल इफेक्ट यही है बेटा। टिंडल इफेक्ट मैंने इसीलिए ये नाम रखा कि ये आपके लिए नया है तो मैंने इसको बताया। आप इसके बदले अगर टिंडल इफेक्ट याद ना रहे तो आप लिख सकते हैं पाथ ऑफ बीम ऑफ लाइट बिकम विजिबल इन द कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या होते हैं, पाथ ऑफ लाइट आपके विजिबल होते हैं और ये टिंडल इफेक्ट शो करते हैं क्योंकि पाथ ऑफ लाइट विजिबल होते हैं। इसके जो पार्टिकल के साइज होते हैं मैंने बताया ना, पार्टिकल ऑफ साइज, यहाँ पे आप लिख सकते हैं बेटा पार्टिकल ऑफ साइज जो होते हैं, मैंने क्या बोला, पार्टिकल ऑफ साइज 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में होते हैं, इन बिटवीन। तो ये इतने बड़े होते हैं कि ये बीम ऑफ लाइट को क्या करे, स्कैटर कर सके। जब बीम ऑफ लाइट स्कैटर होगा तो पाथ क्या होगा, विजिबल होगा। ठीक है, मैं टिंडल इफेक्ट के बारे में एक अच्छा सा वीडियो बना दूंगी ताकि आपका टिंडल इफेक्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। अभी यहाँ तक समझिए कि प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं कि ये तो हो गया कोलाइडल। अब सस्पेंशन बच गया आपका। तो सस्पेंशन क्या होता है ये भी आप ऐसे ही बताएंगे कि सस्पेंशन मैंने बता ही दिया था। प्रॉपर्टीज लिखने के लिए क्या एग्जाम में वही पूछता है, व्हाट इज सस्पेंशन एंड राइट सम प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में क्या लिखेंगे, इट इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर, पहला प्रॉपर्टीज। देखिए तीनों के प्रॉपर्टीज में आपको लिखने के लिए बोला तो पहला पॉइंट यही है। सॉल्यूशन इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर, सस्पेंशन इट इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर, कोलाइडल इट इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। पहला प्रॉपर्टीज तो वहीं आ जाता है। यहाँ पे फिर दूसरी बात करते हैं पार्टिकल्स की, तो आप पार्टिकल्स के साइज को लिख दीजिएगा। पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई, ये लिख सकते हैं क्योंकि साइज ऑफ पार्टिकल, यहाँ पे एक चीज और आप बढ़ा दीजिए, साइज ऑफ पार्टिकल आपको पता होना चाहिए कि साइज क्या है पार्टिकल की, इज ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर, इज ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर। पार्टिकल के साइज क्या होते हैं, ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर। 100 नैनोमीटर से बड़े इज इक्वल टू या ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर। 100 नैनोमीटर से बड़े पार्टिकल के साइज होते हैं, इसीलिए ये नेकेड आई से भी देख सकते हैं। पार्टिकल जो है आपके सेपरेटेड हो जाएंगे फिल्ट्रेशन से, जैसे आपने एग्जांपल में देखा था सैंड वाटर। सैंड वाटर में सैंड फिल्ट्रेशन से आप इसको क्या कर सकते हैं बेटा, सेपरेट कर सकते हैं। तो अगर आप कुछ देर छोड़ देंगे सॉलिड पार्टिकल्स सेपरेटेड फिल्ट्रेशन, अगर सॉलिड पार्टिकल्स को सेटल होने के लिए आप छोड़ देंगे क्यों, तो ये क्या हो जाएगा, सेटल हो जाएगा क्योंकि इसके जो सॉल्यूशन होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। सस्पेंशन जो होता है, सस्पेंशन के जो सॉल्यूशन होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, इसीलिए हमारा जो पार्टिकल्स होता है सेटल डाउन हो जाता है। अब देखिए एक बात बार बार आ रहा है बेटा, सॉल्यूशन हर चीज में हम सॉल्यूशन करते हैं। जब हमने हेट्रोजीनस मिक्सचर को भी सॉल्यूशन कर रहे हैं तो फिर होमोजीनस मिक्सचर में सॉल्यूशन क्यों। तो एक बात याद रखिए, जो वो सॉल्यूशन होता है जो होमोजीनस होता है वो आपके क्या होते हैं, उसको कहते हैं ट्रू सॉल्यूशन।
वो आपके ट्रू सॉल्यूशन होते हैं। बाकी इनको भी सॉल्यूशन कहते हैं, लेकिन ये ट्रू सॉल्यूशन नहीं होते हैं। ये इसको सस्पेंशन कहेंगे एंड क्या कहेंगे, आपको कोलाइडल कहेंगे। तो द सॉल्यूट पार्टिकल सेटल्ड ऑन एंड द सॉल्यूशन इज अनस्टेबल। The particles scatter beam of light passing through it and the path of light is visible in the solution। अब क्या कह रहा है कि जब आप यहाँ बीम ऑफ लाइट को पास कराते हैं तो यहाँ पे बीम ऑफ लाइट पार्टिकल्स जो होता है वो क्या होता है, सॉल्यूशन में आपके पाथ जो होते हैं विजिबल होते हैं, पाथ ऑफ लाइट इज विजिबल। ठीक है, यहाँ पे आपको बता रही एक चीज। चलिए, ये हम लिए कि ग्लास ऑफ वाटर, हमने क्या किया, एक ग्लास ऑफ वाटर लिया। अब इसमें हमने क्या किया, सैंड डाल दिया। ये मान लीजिए सैंड का पार्टिकल है जो कि आपको नेकेड आई से विजिबल हो रहा है। हमने डाल दिया सैंड, यानी कि ये था वाटर और ये आपका क्या है, ये है आपका सैंड। तो ये क्या बन गया, आपका सस्पेंशन बन गया, यानी कि ये सॉल्यूशन आपका क्या बन गया, सस्पेंशन बन गया। अब जब हम क्या करेंगे, बीम ऑफ लाइट, लाइट का सोर्स लेते हैं, ठीक है, एक लाइट का सोर्स लेते हैं, यहाँ से हम लाइट के सोर्स से लाइट देते हैं। तो जब बीम ऑफ लाइट क्या पड़ेगा, इन सब जो सस्पेंडेड पार्टिकल है उस पर बीम ऑफ लाइट पड़ेंगे, तो ये पाथ ऑफ लाइट को क्या करेगा बेटा, स्कैटर करेगा, जिसके कारण से यहाँ पे आपका जो बीम ऑफ लाइट है जो स्कैटर करेगा, तो यहाँ पे आपका पाथ जो है विजिबल होगा, पाथ जो है विजिबल होगा। अब आप क्या देख रहे हैं बेटा, जब ये पार्टिकल सस्पेंडेड है, जब पार्टिकल सस्पेंडेड है, ठीक है, अब आप जब कुछ देर छोड़ देंगे, मैंने क्या बोला था कि यहाँ पे जो पार्टिकल्स होते हैं वो स्टेबल नहीं होते, अनस्टेबल होते हैं, इसीलिए सेटल डाउन हो जाते हैं। अब जब कुछ देर छोड़ देंगे तो आपका जितना भी पार्टिकल्स है सैंड का वो नीचे की तरफ हो जाएगा और वाटर जो है आपका ऊपर की तरफ हो जाएगा। अब इस समय जब अगर कोई भी लाइट का सोर्स आप देते हैं तो क्या पाथ विजिबल होगा, नहीं होगा, यानी कि पाथ विजिबल इस समय नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सारा जो पार्टिकल्स है जो स्कैटर कर रहा था वो तो नीचे आके बैठ गया है, नीचे में वो स्टेबल हो गया है, वो सेटल डाउन हो गया है, तो इसीलिए पाथ ऑफ लाइट विजिबल नहीं होगा। तो इसका मतलब ये टिंडल इफेक्ट तो शो करता है, ये जो सस्पेंशन होता है हमारा, सस्पेंशन ये शो करता है बेटा टिंडल इफेक्ट। लेकिन कब, जब पार्टिकल्स जो होते हैं, व्हेन, जब पार्टिकल्स आर सस्पेंडेड। लेकिन अगर पार्टिकल सस्पेंडेड ना हो तो, अगर पार्टिकल्स आपका सेटल डाउन हो जाएगा तब क्या होगा, तब बीम ऑफ लाइट जो है वो आपका, जो पाथ ऑफ बीम ऑफ लाइट है वो आपका विजिबल नहीं होगा। ओके, तो ये हमारा क्या रहा बेटा, ये हमारा रहा सस्पेंशन, जिसमें आपको देखा, आप मैंने बोला था कि ये जो सेपरेट होता है फिल्ट्रेशन से, ये आपका अनस्टेबल होता है, क्योंकि टाइम, जब थोड़ी देर टाइम के साथ आप देख रहे हैं तो ये आपका सेटल डाउन हो जाता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। तो हमने आज क्या सब देखा, आज हमने देखा कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है, हमने देखा कि मिक्सचर क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंस के टाइप्स को देखा, टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस हमने देखा, फिर हमने देखा टाइप्स ऑफ मिक्सचर, फिर हमने मिक्सचर के टाइप्स को देखा। इस तरह हमने वहां से लेकर के हम कहाँ तक गए, यहाँ तक सॉल्यूशन यानी कि ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन और आपका सस्पेंशन एंड कोलाइडल। आपका क्या था थर्ड में, कोलाइडल, लिख देती हूँ। तो ये जो है तीनों, जो आपका मिक्सचर है, प्योर सब्सटेंस है, मुझे लगता है इस क्लास में आपका पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। आपके एग्जाम में कुछ भी पूछे, किसी चीज़ से भी रिलेटेड पूछे, डेफिनेशन पूछे, आपको इसका एक्सप्लेनेशन पूछे, आपको इसका प्रॉपर्टीज पूछे, आप एक एक चीज़ को लिख सकते हैं। जब समझेंगे बेटा तभी अच्छे से लिख पाएंगे। तो अच्छे से समझिए क्लास को, ऐसे ही बने रहिए मेरे साथ। आपकी ज्योति मैम आपके लिए ऐसे ही बहुत सारे क्लासेस लेके आएंगी, अच्छे अच्छे, जिनसे आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। ठीक है, तब तक के लिए आज के लिए बाय बाय, और हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, आपको लगे कि आपके लिए हेल्पफुल है बेटा,
अगर हेल्पफुल है तो मैं बोलूँगी कि आप लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। इसीलिए सब्सक्राइब करिए कि ताकि मैं जो भी वीडियो लाऊं आपके लिए वो आपको पता चले और आप उसको देख करके आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सके। ठीक है, तो अगर अच्छा लगे तो, नहीं अच्छा लगे कोई नहीं, आपको जो अच्छा लग रहा है, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। आप बच्चे, आप बच्चों के फ्यूचर वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप आपको जिस भी चैनल पर जो भी आपको लग रहा है अच्छा, लेकिन पढ़ना है, क्योंकि आप लोग कल के भविष्य तो आप ही है। आप जितने अच्छे से पढ़ेंगे उतने अच्छे से हमारा भविष्य जो है उतना ही सुनहरा होगा। तो हमारे प्यारे प्यारे बच्चों, हमारे भविष्य, आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए। टिल देन, बाय बाय।